इस मंथ पर मैं जूरिस्प्रूडेंस के कुछ लेक्चर्स आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ। उस श्रृंखला में ये मेरा पहला लेक्चर है। ये लेक्चर आपके लिए जो लोग LLB 5th सेमेस्टर में अपियर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। आपको ये लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर और हमारे PGA ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप इसका लाभ उठाएं। ये लेक्चर्स मैं अपने जूरिस्प्रूडेंस की संपूर्ण श्रृंखला में आपको 3 से 5 लेक्चर्स के अंदर दूंगा। इन लेक्चर्स में आपको जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड बुलेट नोट्स मिलेंगे और जूरिस्प्रूडेंस समझने में भी ये लेक्चर आपकी सहायता करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप PGA चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से कोई लेक्चर उस पर मैं डालूँ वो आपको प्राप्त हो जाए। समय कम है, मात्र 1 सप्ताह का समय है। 6 तारीख से आप लोगों की समग्र परीक्षा प्रारंभ हो रही है। इस कम समय में कैसे जूरिस्प्रूडेंस आप तैयार करें, इसका मैं आपके साथ एक प्रयास कर रहा हूँ और मैं अगर इसमें सफल होता हूँ तो ये एक अच्छा विषय होगा। तो आज मैं आपके साथ जूरिस्प्रूडेंस पर डिस्कस करने चल रहा हूँ। शब्द है जूरिस्प्रूडेंस। ये जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसको आप कह सकते हैं जूरिस प्लस प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। वास्तव में ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका तात्पर्य है नॉलेज ऑफ लॉ। इस विषय पर विविध विधि शास्त्रियों के अलग अलग स्टेटमेंट हैं। बहुत से विधि शास्त्रियों ने इसको किसी ने कुछ कहा। जैसे कि ये जो विधि शास्त्री हैं जिन्होंने ये सेंटेंस बोले हैं जूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में, उसमें आल्पियन, सिशरो, सामंड, ऑस्टिन, हॉलैंड, एलन, स्टोन, पैटन, लास्की, पाउंड, डाइस, ये अलग अलग विधि शास्त्री हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आल्पियन जो कि एक रोमन जूरिस्ट हैं, आल्पियन ने जूरिस्प्रूडेंस की व्याख्या न्याय के संदर्भ में की है। आल्पियन ने जूरिस्प्रूडेंस की व्याख्या न्याय के संदर्भ में की है। अकॉर्डिंग टू आल्पियन जो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हैं वो जूरिस्प्रूडेंस इज द, अकॉर्डिंग टू आल्पियन, जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन। जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट किसने कहा, आपका आंसर होगा आल्पियन। और साथ में आल्पियन ने यह भी कहा इट इज द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। यह जस्ट और अनजस्ट का ज्ञान भी है। ये दोनों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो ये आप उसमें आप टिक कर सकेंगे आल्पियन। इसी तरीके से सिसरो ने जूरिस्प्रूडेंस का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया। सिसरो ने जूरिस्प्रूडेंस का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया है। सिसरो ने के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ। सिसरो जूरिस्प्रूडेंस को विधि शास्त्र के या विधि के ज्ञान का एक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विधि के ज्ञान का दर्शन है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन जूरिस्प्रूडेंस को फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ कहता है, आप उसमें आंसर करेंगे सिसरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि किसने जूरिस्प्रूडेंस को
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ के रूप में डिफाइन किया। किसने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ के रूप में डिफाइन किया? साइंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ के रूप में डिफाइन किया, दैट इज द सामंड। इसमें आपका आंसर सामंड होगा। सामंड ने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया। इसका मतलब यह है कि साइंस जो सामंड है, सामंड ये मानते होंगे कि जो लॉ है, लॉ के दो प्रकार के प्रिंसिपल होते होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल होगा और सेकंड प्रिंसिपल होगा, दूसरा भी कोई प्रिंसिपल होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर सेकंड प्रिंसिपल्स आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को विधि का आधार का, सिविल लॉ के विधि का आधार का। इसी प्रकार से ऑस्टिन ने भी जूरिस्प्रूडेंस की व्याख्या की है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने कहा फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ध्यान यहाँ पर ये रखना होगा कि किसी ने फिलॉसफी के रूप में और डिस्कस किया था। इससे पहले मैंने सिसरो के बारे में डिस्कस किया। सिसरो ने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया था। सिसरो ने फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज लॉ के रूप में प्रस्तुत किया। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया है। इसी के साथ अब नेक्स्ट हम दूसरे जूरिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, हॉलैंड की तरफ। हॉलैंड ने जूरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया। जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फॉर्मल साइंस का मतलब यहाँ पर क्या है? आपसी व्यवहार में मानव के द्वारा औपचारिकता और जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसी प्रकार से एलन ने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया। According to Allen, jurisprudence is the scientific synthesis of the essential principle of law. Jurisprudence is the scientific synthesis of the essential principle of law. विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। वैज्ञानिक संश्लेषण है। थोड़ा सा सामंड और एलन में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। सामंड ने jurisprudence is the science of first principle of civil law कहा था, जबकि एलन ने साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहा है। इसी प्रकार से स्टोन ने भी जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। स्टोन ने जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर एक्स्ट्रावर्जन के रूप में प्रोड्यूस किया। अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता। अब ये अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता क्या है? इस पर एक बहुत लंबा क्लास है, इस पर कभी डिटेल में अगर समय मिला तो मैं आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा। अभी आपके लिए इतना ही बहुत है, इतना ही पर्याप्त है कि आप ये जानें कि स्टोन ने द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन के रूप में इसको प्रोड्यूस किया। इसी प्रकार से पैटर्न ने जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ। पैटर्न ने इसको स्टडी ऑफ लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया। पैटर्न ने स्टडी ऑफ लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया। और सबसे अच्छी डेफिनेशन लास्की ने दी है, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। विधि का नेत्र है, अर्थात जिसने जूरिस्प्रूडेंस को नहीं पढ़ा वो विधि के क्षेत्र में वह व्यक्ति अंधा है। अर्थात विधि को अगर आप देखना चाहते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस को आपको समझना चाहिए। तो लास्की ने जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ द लॉ के रूप में प्रोड्यूस किया है, विधि के नेत्र के रूप में प्रोड्यूस किया। इसी प्रकार से पाउंड ने जूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस के रूप में प्रोड्यूस किया। पाउंड कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। पाउंड के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। अब फिर से देखिए, आपको कंफ्यूजन होगा, सामंड, एलन और पाउंड, इन तीनों को एक जगह अगर आप लिख लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि तीनों में साइंटिफिक सिंथेसिस और ये सभी शब्द जो आ रहे हैं, तो इन तीनों लोगों को यानी कि सामंड, पाउंड और अगर आप एलन को एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद डाइस की बात करेंगे तो उन्होंने डाइस ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस एज अ थॉट और राइटिंग अबाउट लॉ। जूरिस्प्रूडेंस को विचार के रूप में प्रस्तुत किया, जूरिस्प्रूडेंस को विधि के लेख के रूप में प्रस्तुत किया। ये प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डाइस है। तो ये कुछ हमने महत्वपूर्ण डेफिनेशन आपको जूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में दी, जिनमें से
मोस्ट प्रोबेबली आपको एक दो प्रश्न जरूर मिलने चाहिए। इसके बाद अब मैं आगे जूरिस्प्रूडेंस पर आगे की चर्चा करूंगा। इसके बाद हम जूरिस्प्रूडेंस का विभाजन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। यहां से एक प्रश्न आप लोगों को मिल सकता है कि काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जो जूरिस्प्रूडेंस का विभाजन है बेसिकली 3 लोगों ने किया है, दैट इज द बेंथम, ऑस्टिन एंड सामंड। हम लोग बेंथम, ऑस्टिन एंड सामंड, इन 3 लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया है। बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में डिवाइड किया, एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल। एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल, या हम इसको कह सकते हैं व्याख्यात्मक। एक्सपोजिटोरियल को व्याख्यात्मक विधिशास्त्र और सेंसोरियल को नियंत्रक विधिशास्त्र के रूप में प्रोड्यूस किया है। इसी तरीके से ऑस्टिन ने भी जूरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में डिवाइड किया है, जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में डिवाइड किया, जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस वे सिद्धांत हैं जो सभी व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस वो सिद्धांत हैं जो विशेष व्यवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सामंड ने भी जूरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में डिवाइड किया, जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, जेनेरिक को आप जातिगत कह सकते हैं और स्पेसिफिक को विशिष्ट जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं, जातिगत और विशिष्ट। तो इस प्रकार से 3 लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस को अलग अलग डिफाइन किया है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपका यहां से हो सकता है, बेंथम ने एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल, व्याख्यात्मक और नियंत्रक, ऑस्टिन ने जनरल और पर्टिकुलर, सामान्य विधिशास्त्र और विशेष विधिशास्त्र में डिफाइन किया है। सामंड ने जेनेरिक और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में इसको प्रोड्यूस किया। तो ये हमने आपके साथ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में चिंतकों के विचार और जूरिस्प्रूडेंस का विभाजन अलग अलग पार्ट में जो किया गया है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके बाद विषय ये आता है कि जो जूरिस्प्रूडेंस हम लोगों को पढ़ना है, या हम लोग जिस जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं, तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा गहराई में न जाकर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो जूरिस्प्रूडेंस हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का डिस्कशन 3 पार्ट में करते हैं। पहला, स्कूल, जूरिस्प्रूडेंस के जो स्कूल हैं उसका डिस्कस करते हैं। दूसरा, सोर्स, जो जूरिस्प्रूडेंस में विधि के सोर्सेस बताए गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और तीसरा, कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट यहां पर बताए गए। ध्यान रखिए, जो हम सोर्सेस की बात आपके साथ कर रहे हैं कि जो
सोर्सेज और कॉन्सेप्ट और स्कूल की बात कर रहे हैं, ये क्या है थोड़ा सा जानने की जरूरत है। जो स्कूल जूरिस्प्रूडेंस के हम लोग पढ़ेंगे उनमें एक बेसिक सबसे पहले एक स्कूल आएगा नेचुरल लॉ स्कूल। दूसरा स्कूल आएगा एनालिटिकल लॉ स्कूल। तीसरा स्कूल आएगा हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। चौथा स्कूल आएगा सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल। और पांचवा आएगा रियलिस्ट लॉ स्कूल। अब ये स्कूल क्या है, अभी हम स्कूल पर डिस्कस करेंगे तो वहां पर चर्चा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये क्रम से ही आप पढ़ेंगे। देखिए कुछ पुस्तकों में आप लोगों को पहले एनालिटिकल लॉ स्कूल पढ़ने को मिल जाता है, फिर इसके बाद दूसरा, फिर दूसरा, इस तरीके से पढ़ने मिल जाता है, और नेचुरल लॉ स्कूल सबसे बाद में पढ़ने को मिलता है। ध्यान रखिएगा नेचुरल लॉ स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो सबसे प्रारंभ में जूरिस्प्रूडेंस का प्रारंभ वहीं से हुआ है और आज भी नेचुरल लॉ स्कूल नया है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है कि निम्नलिखित स्कूलों में सबसे पुराना और सबसे नया स्कूल कौन सा है? आपका आंसर होगा नेचुरल लॉ स्कूल। तो ये विशेष ध्यान रखें, हम लोग इसी क्रम से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर अब हम सोर्स की बात करेंगे, सोर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज होंगे, लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस में हम विधि के सोर्सेज पढ़ेंगे उसमें हम बेसिकली कस्टम को पढ़ते हैं, लेजिस्लेशन को पढ़ते हैं, कस्टम, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट्स। ये विधि के स्रोत है। लेजिस्लेशन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, विधानमंडल के द्वारा विधि बनाई जाती है। कस्टम रूढ़ियों के माध्यम से समाज में विधि पाई जाती है, और प्रेसिडेंट न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उनमें विधि पाई जाती है। तो ये तीन विधि के स्रोत हैं। इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, पर्सन, व्यक्ति। जूरिस्प्रूडेंस में ये बताया गया कि व्यक्ति क्या है। जैसे कि कंपनी एक व्यक्ति है, जैसे कि मूर्ति एक व्यक्ति है, जैसे कि गुरुद्वारा व्यक्ति नहीं है, जैसे मस्जिद व्यक्ति नहीं है, जैसे मंदिर व्यक्ति नहीं है, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब व्यक्ति है, आदि आदि। जैसे कि आप भी एक व्यक्ति हैं। तो व्यक्तित्व को डिस्कस किया गया। व्यक्ति शब्द तो पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सोना का मतलब इंग्लिश में पर्सन होता है। पर्सोना का हिंदी शब्द आप कह सकते हैं मुखौटा, जिसके ऊपर से एक मुखौटा लगा दिया जाता है। अगर आपके ऊपर एक शेर का मुखौटा लगा दिया जाए तो आप शेर जैसे लगने लगेंगे। आपके ऊपर अगर किसी बंदर का मुखौटा लगा दिया जाए तो आप बंदर जैसे लगने लगेंगे। आपके ऊपर जिसका मुखौटा लगा दिया जाता है आप वैसे लगने लगते हैं। तो दैट इज मुखौटा, दैट इज पर्सन। डिटेल डिस्कशन आगे हम लोग इसमें करेंगे। तो पर्सन होगा, इसके बाद राइट एंड ड्यूटीज, इसको पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है पोजीशन, और चौथा ओनरशिप। इतने पॉइंट हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने हैं। इतना अगर आप लोग संक्षेप में डिस्कस कर लेंगे, जिससे संक्षेप में पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप को जो एग्जाम में आप अपेयर होने जा रहे हैं वहां पर आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो यहां से मिल जाएंगे, और लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, स्कूल, सोर्स और कॉन्सेप्ट। अब मैं आपके साथ एक एक पार्ट डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके साथ संक्षेप में स्कूल के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें स्कूल को डिटेल करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कस्टम को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें सोर्स को डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में, और उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम आपके साथ
जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। स्कूल की बात कर लेते हैं। स्कूल क्या है? यह है विचारधारा। एक प्रकार की विचार रखने वाले विधिशास्त्रियों को एक वर्ग में रख दिया गया। एक प्रकार के विचार रखने वाले विधिशास्त्रियों को एक वर्ग में रख दिया गया और उनसे मिलकर एक स्कूल का निर्माण हो गया। जैसे नेचुरल लॉ स्कूल होगा तो नेचुरल लॉ स्कूल में जो विधिशास्त्री होंगे उनके एक प्रकार के विचार होंगे तो उनको एक जगह रख दिया जाएगा। इसी तरीके से एनालिटिकल लॉ स्कूल के विधिशास्त्री होंगे, उनके एक प्रकार के विचार होंगे, उनको एक स्थान पर रख दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग विधिशास्त्रियों को अलग अलग रख दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब हम लोगों को इसको कैसे पढ़ना है? एक हमने आपसे कहा नेचुरल लॉ स्कूल है। इस नेचुरल लॉ स्कूल की प्रक्रिया स्वरूप सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल था। नेचुरल लॉ स्कूल की प्रक्रिया स्वरूप दो स्कूल डेवलप हो गए जिसको आप एनालिटिकल लॉ स्कूल और हिस्टोरिकल लॉ स्कूल कहते हैं। इनकी प्रक्रिया से ये दो स्कूल डेवलप हुए और इनके सामंजस्य से एक नया स्कूल डेवलप हुआ जिसको आप कहते हैं सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल। और इसके बाद सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल के बाद एक और लॉ स्कूल आया, इसे हम कहेंगे रियलिस्ट लॉ स्कूल। वास्तव में रियलिस्ट लॉ स्कूल सोशियोलॉजिकल स्कूल का ही दूसरा पार्ट है। सोशियोलॉजिकल स्कूल का दूसरा पार्ट है रियलिस्ट लॉ स्कूल। कभी कभी सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल को हम लोग या रियलिस्ट फंक्शनल लॉ स्कूल के नाम से भी जान लेते हैं। तो रियलिस्ट लॉ स्कूल इसका ही एक पार्ट है। और देन आफ्टर फिर से आज की डेट में जो विधियों का डेवलपमेंट है वो पुनः नेचुरल लॉ स्कूल से होने लगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से चला लौटकर फिर से यहाँ पर आ गया। अब संक्षेप में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल। जहां से आपके प्रश्न बन रहे हैं वहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं नेचुरल लॉ स्कूल का फाउंडर कौन है। आपसे पूछा जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। तो आपको फाउंडर बताना है। उसमें बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे तो आपको बताना है बॉस। आप जो आंसर्स देखेंगे उसमें देखना और एक आंसर मिलेगा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज द founder, known as the founder of natural laws। इसी तरीके से एनालिटिकल लॉ स्कूल की हम जब बात करेंगे तो इसके फाउंडर आपसे पूछे जाएंगे। आपको इसका फाउंडर बेंथम और ऑस्टिन के रूप में मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपके अलग अलग प्रकार से आएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है Who is the founder of the analytical law school, तो बेंथम और ऑस्टिन दोनों ही विकल्प में हैं तो आप बेंथम को लगाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि who is the founder of इंग्लिश लॉ स्कूल या इंग्लिश एनालिटिकल लॉ स्कूल तो आपका आंसर होगा ऑस्टिन। और अगर बेंथम विकल्प में नहीं है और फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि who is the father of who is the founder of एनालिटिकल लॉ स्कूल तो आपका होगा आंसर ऑस्टिन। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्यूट है। क्यों इतना सारा जो डिस्प्यूट मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ उसका कारण है कि वास्तव में बेंथम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एनालिटिकल लॉ स्कूल की स्थापना की, जिन्होंने एनालिटिकल लॉ स्कूल के बारे में चर्चा की। लेकिन बेंथम की जो चर्चा थी वो लोगों के सामने नहीं आई। लोगों के सामने बेंथम के शिष्य ऑस्टिन की चर्चा आई। ऑस्टिन ने बेंथम से सीखा था और ऑस्टिन बेंथम का शिष्य है। ऑस्टिन की जो पुस्तक थी वो पहले प्रकाशित हो गई और विश्व ने ये जाना कि ऑस्टिन ही एनालिटिकल लॉ स्कूल का प्रतिपादक है, फाउंडर है। तो इसलिए ये डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो ऑस्टिन आपके लिए आंसर होगा। इसी तरीके से हिस्टोरिकल लॉ स्कूल की बात करेंगे। इसका फाउंडर कौन होगा? दैट इज द सेविग्नी। सेविग्नी इज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। अब इसके बाद सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल की बात करेंगे। सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का फाउंडर कौन होगा? यहाँ पर दो नाम फिर से मिलेंगे, फिर डिस्प्यूट क्रिएट होगा। एक तो नाम आता है कोंटे का।
वास्तव में कॉम्टे सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का संस्थापक नहीं है। कॉम्टे ने समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया कॉम्टे ने, इसलिए कॉम्टे का नाम आता है। समाज शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कॉम्टे। और इस सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का जो फादर होना चाहिए तो वो है ज़ेहरिंग, रुडोल्फ वॉन ज़ेहरिंग। रुडोल्फ वॉन ज़ेहरिंग इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल। समाजशास्त्र का पिता कॉम्टे है, जबकि सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का जो फादर है वो ज़ेहरिंग है। इसी तरीके से अब बात आती है रियलिस्टिक लॉ स्कूल का फादर कौन है। तो रियलिस्टिक लॉ स्कूल के फादर के बारे में हम बात करेंगे। तो रियलिस्टिक लॉ स्कूल का जो फादर है वो कार्ल लेविन। कार्ल लेविन करके वर्ड है, ये जो है वो एनालिटिकल लॉ स्कूल का विधि शास्त्री है, एनालिटिकल स्कूल का फादर है। तो ये आपने एक क्वेश्चन आपका यहां से कवर होगा। आपने ये देख लिया कि कौन किसका फादर है। फिर से आप संक्षेप में देख लीजिए। नेचुरल लॉ स्कूल का फाउंडर या उसका फादर अरिस्टोटल है। एनालिटिकल लॉ स्कूल का फादर ऑस्टिन है। हिस्टोरिकल लॉ स्कूल का फादर सेविग्नी है। सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का फादर ज़ेहरिंग है और रियलिस्टिक लॉ स्कूल का फादर कार्ल लेविन है। अब बात ये आती है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न आपसे होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जूरिस्ट नेचुरल लॉ स्कूल का जूरिस्ट है, कौन सा जूरिस्ट एनालिटिकल लॉ स्कूल का जूरिस्ट है, कौन सा जूरिस्ट हिस्टोरिकल लॉ स्कूल का जूरिस्ट है और कौन सा जूरिस्ट जो है वो सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल का जूरिस्ट है। संक्षेप में हम आपके साथ इसकी चर्चा करें। जैसे कि नेचुरल लॉ स्कूल के जूरिस्ट की चर्चा करें। नेचुरल लॉ स्कूल के जूरिस्ट में आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहले सुक्रेट्स, अरिस्टोटल, प्लेटो, सिसिरो, अल्पियन, सेंट ऑगस्टाइन, गोर्जियस, सेंट ग्रेगरी, सेंट पॉल, हॉब्स, रूसो, लॉक, ग्रोसियस और इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ये जो विधिशास्त्री हैं वो किसके हैं? नेचुरल लॉ स्कूल के विधिशास्त्री हैं। इसी प्रकार से एनालिटिकल लॉ स्कूल के विधिशास्त्रियों की चर्चा कर लें, जैसे कि बेंथम, सबसे ऊपर बेंथम आते हैं, ऑस्टिन, हार्ट, कैल्सन, हॉलैंड। ये प्रमुख विधिशास्त्री हैं जो एनालिटिकल लॉ स्कूल से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से हिस्टोरिकल लॉ स्कूल की चर्चा कर लें, मॉन्टेस्क्यू, सेविग्नी, मैन, जॉर्ज, पुस्ता सेविग्नी का शिष्य, तो ये पुस्ता, ये हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के विशेष विधिशास्त्री माने जाते हैं। इसके बाद हम सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल की बात करेंगे। सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल के विधिशास्त्री रुडोल्फ वॉन ज़ेहरिंग, यॉन एहरलिच, कार्ल वाइन, हेनरी जेम्स, लेविन, रिचर्ड और रॉस्को वॉन। बहुत ज्यादा अगर आपको याद नहीं रहते हैं, एहरलिन, एहरलिच और रॉस्को वॉन, ये तीन विशेष याद रखिएगा। ज़ेहरिंग, एहरलिच और रॉस्को वॉन। ज़ेहरिंग को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि ये फादर है। एहरलिच और रॉस्को वॉन इसके प्रमुख विधिशास्त्री हैं। बिना इनका अध्ययन किए हम नेचुरल लॉ स्कूल को सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल को नहीं समझ सकते। तो ये आपके सामने हमने कुछ जूरिस्ट की चर्चा की। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आपका यहां से भी बन जाएगा। तो आज का जो हमने आपको लेक्चर किया, उस लेक्चर में थोड़ा सा हमने आपको जूरिस्प्रूडेंस से परिचय दिया और साथ में जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या है, किसने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहा और काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या हैं। और जूरिस्प्रूडेंस का विभाजन हमने 3 भागों में किया, जिसमें पहला स्कूल, दूसरा
पहला स्कूल, दूसरा सोर्स, तीसरा कॉन्सेप्ट। तो ये 3 भाग में हमने जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड कर दिया और साथ में जूरिस्प्रूडेंस के जो स्कूल है वो किस तरीके से हैं उनको मैंने आपके सामने लिखकर भी प्रोड्यूस किया और उन स्कूल्स के जो फादर हैं वो कौन है, कौन उनके फाउंडर है, नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक, इन सभी को मैंने आपसे कहा और इनके जो प्रमुख विधि शास्त्री हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ स्कूल जो ये स्कूल्स हैं, नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल और रियलिस्टिक लॉ स्कूल, इस स्कूल के प्रमुख विधि शास्त्रियों ने कौन कौन से सिद्धांत प्रोड्यूस किए संक्षेप में वो मैं बताऊंगा, क्या कहा वो बताऊंगा और संक्षेप में उनकी बहुत ही शॉर्ट व्याख्या, जितना हमारे पास समय है आपको देने के लिए उस हिसाब से और जितना आपके पास मुझे सुनने का समय है उस हिसाब से मैं उसकी व्याख्या आपके साथ करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और फिर से मैं कहूंगा कि जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो तत्काल प्रभाव से मिल सके और आपका जो समय है वो बचे। आपके पास मात्र 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह में किस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस को हम तैयार करें ताकि मुझे 70% 75% नंबर जूरिस्प्रूडेंस में प्राप्त हो। धन्यवाद।